कौन सा शहर सबसे ज्यादा फूडी है, सबसे अच्छा खाता है? बनारस। स्क्रिप्टिंग होती है, शूट एंगल्स किस तरीके से हमें एडिट करना है ताकि जो बैक में होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किसी वीडियो को अच्छा बनाने और वायरल करने के लिए। अगर आप इस चीज में घुस रहे हो इन्फ्लुएंसर में, तो दिन का आई गेस 2 से 3 घंटा आपको इस पे देना है। एक शब्दों में बनारस को क्या कहना चाहेंगे? बनारस मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए जाओ आपको वहाँ पे मिल जाए। आज हम बात करेंगे कुछ अलग अलग तरह के व्यंजन की, मसालों की खुशबू की, स्वाद की। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा और मेरे साथ हैं फूड ब्लॉगर्स अनन्या और नागेश्वर, फूड्स ऑफ जिला गोरखपुर से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। और सबसे पहले जानना चाहूंगी, शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत हुई थी 5 से 6 साल पहले, और उस टाइम हम लोग कॉलेज में थे, साथ में कॉलेज में थे। और मतलब हमें शुरू से ही जैसे नई नई चीज़ें, नए खाने एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। तो हम लोग हमेशा कोई भी नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, कोई भी नया कैफे खुल रहा है, हमेशा जाते रहते थे। तो फिर इसने एक दिन ऐसे इसने बोला कि यार इतनी जगह हम लोग जाते हैं तो क्यों ना मतलब लाइक अपना ही एक प्रोफाइल बनाया जाए, उस पर पिक्चर्स वीडियोस ऐसे डालते रहेंगे, कम से कम वो मेमोरीज तो रहेंगी अपने पास कि हाँ ये यहाँ आ गए थे, ये खाया। और उस टाइम लिटरली पता भी नहीं था कि फूड ब्लॉगिंग होता क्या है, अच्छे से कुछ पता नहीं था, बिकॉज गोरखपुर में इक्का दुक्का लोग थे जो उस टाइम पे करते थे। बाकी दूसरे सिटीज में थे लोग जो अच्छा खासा फूड ब्लॉगिंग उस टाइम पे कर रहे थे, बट गोरखपुर में उतना क्रेज नहीं था। तो हमने जब स्टार्ट किया, फिर हम पहले पिक्चर्स बस डालते थे, फिर हमने देखा कि अच्छा इस तरह से भी होती है, इसको फूड ब्लॉगिंग कहते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, हमने फिर लाइक म्यूजिक पे फिर वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किए, फिर अपना वॉइस देना शुरू किया वीडियोस में। फिर लगा कि हम जब तक खुद को नहीं दिखाएंगे तो एक कस्टमर मतलब लाइक सामने वाले फॉलोवर का हमारे पास ट्रस्ट कैसे बनेगा। तो हमने लाइक अपने आप को वीडियो में शोकेस करना शुरू किया। हम लाइक उसमें दिखाते थे कि क्या कैसा टेस्ट है, क्या अपना रिएक्शन दिखाते थे, अच्छे से फूड को रिव्यू करते थे, एक्सप्लोर करते थे सारी चीज़ें। तो इसी तरह से जर्नी स्टार्ट हुई फिर हमारी। नागेश्वर, आपसे जानना चाहूंगी, दोस्ती से लेके पार्टनरशिप का ये सफर कैसा रहा, और अनन्या ही क्यों? दोस्ती से लेके पार्टनरशिप, हालांकि स्टार्टिंग में तो हम एज अ बस फ्रेंड थे और साथ में काम करने का ऐसा कोई मतलब कभी दिमाग में नहीं था। लेकिन अब मतलब इसको कह सकते हैं कि गॉड्स प्लान। सेम टेस्ट हाँ जी, हाँ जी, सेम टेस्ट साथ ले आया और सेम आइडियोलॉजी कह सकते हैं वो साथ ले आया, और अभी तक बढ़िया चल रहा है हमारा। लड़कियां तो खाने पीने की बहुत शौकीन होती हैं, मैं भी हूँ जी। लेकिन आप जिस टाइम आपने शुरू किया उस टाइम तक मुझे लगता है लड़कों के लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब हो तो बहुत ही अच्छा। तो ऐसे में जब नागेश्वर ने फूड ब्लॉगिंग शुरू की, क्या रिएक्शंस रहे सोसाइटी के, फैमिली के? एज सच मतलब कोई चैलेंजेस मुझे इतना तो नहीं आया। मतलब इस चीज में मैं अपने आप को लकी कहूंगा कि मेरे घर वालों ने कभी इस चीज के लिए मुझे कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। और मतलब हर लड़कों की तरह मेरा भी था ड्रीम कि मुझे रेलवे की जॉब चाहिए, बैंक की जॉब चाहिए, और मैंने तैयारी भी किया और नहीं हुआ उसमें। और साथ में इसको भी हम कर रहे थे अच्छे से और ग्रो करते रहे, और इसमें ही अब हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और अनन्या, जैसे टाइम चेंज हुआ है, अब तो लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी लोग पूछते हैं, जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए शादी देखते हैं एक टाइम के बाद, तो कोई रिश्ता आया तो लड़कियों के लिए भी लोग पूछते हैं बेटी करती क्या है। तो पेरेंट्स कभी हेजिटेट नहीं हुए कि बेटी हमारी फूड ब्लॉगिंग करती है? सो जैसे इस मामले में जैसे इसने कहा कि ये बहुत लकी है, इस तरह से मैं भी लकी हूँ, बिकॉज जैसे जो भी है पेरेंट्स हैं वो जस्ट टाइम से जो उनका टाइम था उस टाइम पे ये सारी चीजें थी नहीं, तो उनके लिए समझना थोड़ा सा तो मुश्किल था। बट ये है कि कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। उनको फिर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ ये भी एक करियर है, ये भी एक प्रोफेशन है, इससे भी इनकम होती है, तो उन लोगों ने फिर उस चीज को और सपोर्ट ही किया। इवन अब वो प्राउड भी फील करते हैं। मेरे पापा लाइक बिजनेसमैन है, तो वो मार्केट वगैरह में जाते हैं, कोई दुकानदार उनको बोलता है कि देखिए ये आपकी बेटी है, हमने देखा है, हम वीडियोस देखते हैं, तो बहुत प्राउडली करा के बताते हैं कि वो बता रहे थे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है फिर। तो ऐसा ही है। अच्छा, हमें दिखता है शूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सिंपल सा कब तो काम है, वीडियोस बना रहे हैं, पर कितना माइंड गेम है ये। बहुत ज्यादा इसमें हर चीज की मतलब जो आपको पर्दे पे दिख रहा है 1 मिनट में, जो मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा
मतलब मेहनत होती है उसके पीछे, स्क्रिप्टिंग होती है, शूट एंगल्स, किस तरीके से हमें एडिट करना है ताकि अगले को वो वीडियो पसंद आए, किस तरीके से हम उसमें स्क्रिप्टिंग करें ताकि लोग कनेक्ट कर सके अपने साथ, वो सारी चीज़ें हैं। और क्वालिटी के ऊपर हम काम करते हैं उस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें जो बैक में होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किसी वीडियो को अच्छा बनाने और वायरल करने के लिए। तो उस चीज़ में भी बहुत मेहनत लगती है और ये एक रात में और 2 रात में ये चीज़ नहीं आती है। इसके पीछे बहुत हमने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की हैं, खुद अपने गलतियों से सीख के ये सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं। और हम अभी भी नहीं कहेंगे कि हमें सब कुछ आ गया है। आज भी हम सीख रहे हैं, अब कल भी सीखेंगे और सीखते रहेंगे और ये जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी, सीखने वाली हमारी। YouTube इतना पेचीदा क्यों है? जैसे कि मैं देखती हूँ फेसबुक, इंस्टा आसान है, पर मैं देखती हूँ YouTube में लोग फंसते हैं जाकर के, ऐसा क्यों? YouTube में इसलिए फंसते हैं क्योंकि YouTube लॉन्ग फॉर्म का खेल है, लॉन्ग फॉर्म गेम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप 1 मिनट में अपनी सारी चीज़ें बता सकते हो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। वीडियो अगर आप चाहो तो 2 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट बना सकते हो आप। लेकिन YouTube का एक ऐसा गेम है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल 6 महीने में अगर आप उस पर कंटिन्यू काम करके अगर आप ग्रो कर लो तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। अगर आप हो भी जा रहे हो तो अगर कहेंगे तो उसका लक है, आप नीचे भी आ जाओगे उसी स्पीड से। लेकिन अगर आपको लंबा जाना है तो उसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडिया में यूट्यूबर्स को देखा है, उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया उस पर और सब अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्होंने भी स्टार्टिंग में जिस तरीके से किया, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया अपना काम। और आई थिंक 100 वीडियोस यूट्यूब पे डालने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आपको किस चीज पे काम करना है और आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। तो वो 100 वीडियोस वाला जो गेम है ना, वो सबसे नहीं हो पाता है। स्टार्ट सब कर लेते हैं, स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उस कंसिस्टेंसी से काम करते रहना और लगे रहना वो सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग बीच में ही सारी चीजें छोड़ देते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, तभी इस चीज में आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि हर्डल्स तो आते रहेंगे और एक ही रात में, एक ही साल में अगर आप नहीं मिलियंस में व्यूज ला पाओगे, तो लगे रहना पड़ेगा इस चीज में। तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि YouTube थोड़ा टफ है, लेकिन लगे रहने पे आई थिंक हो जाता है। अर्निंग अच्छी देता है। वो तो हाँ। हाँ, जैसे कि कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो हमारे पास प्लान बी ऑब्वियस सभी रखते हैं। तो आपने जब शुरू किया तो प्लान बी कुछ था माइंडसेट की? प्लान बी ये भी रखते हैं कि अगर नहीं सरवाइव कर पाए, नहीं कंटिन्यू कर पाए तो फिर क्या? तो जैसे जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे हमने बताया उस टाइम पे हम कॉलेज में थे, तो हमने ये चीज़ नहीं किया था कि हाँ अगर हम लाइक इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे। हम अपना पढ़ाई भी हमने किया और साथ में हमने फिर अपना लाइक उस टाइम पे हम गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते थे, बट वो नहीं निकला तो हमें लगा कि हम प्राइवेट जॉब्स पे ही स्विच कर लेते हैं। तो हमने फिर वो भी स्टार्ट किया। मैं एज अ HR काम करती थी एक नोएडा बेस्ड कंपनी में, ये फिनेंस में थे, ये भी नोएडा में काम इन्होंने किया है। तो हमने अपने जॉब के साथ ही साथ इसको जारी रखा। हमने दोनों चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारा ये था कि हमारा पैशन है, हम इसको भी करेंगे और ये भाई हमारा काम चल रहा है कि इनकम इसी से हमें आ रही है अभी, तो इसे भी हम करेंगे। फिर जब धीरे धीरे हमारा कंटेंट क्रिएशन, ये चीज़ जो प्रोफेशन है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर हमने साथ में अपना एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट करी। तो सब मिलके जब हमें अच्छी खासी इनकम आने लगी तो फिर हमें लगा कि यार जिस चीज़ से हमें अच्छी इनकम आ रही है, जिसमें हमारा मन लग रहा है, उस पर अच्छे से आप फोकस करते हैं। तो इस वजह से फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि जॉब अब छोड़ते हैं और इस पर अच्छे से फोकस करते हैं, तभी हम और आगे इसमें बढ़ पाएं। अनन्या, जैसे आपने कहा और मैं सुनती भी हूँ कि लोग जॉब छोड़ करके आते हैं अपने स्टार्टअप्स में, तो ये डिसीजन कितना अच्छा और कितना रिस्की है? देखिए, रिस्की है और अच्छा भी है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एकदम से मत छोड़िए। ये नहीं कि अभी आपका कुछ भी बेस नहीं है और आप एकदम छोड़ के चले आ रहे हो। जैसे आपने वो भी किया और ये हाँ, पहले अपना एक एटलीस्ट एक बेस बना लो। कहीं पे भी आपको जब लगे कि हाँ अब ये मेरा बेस बढ़ गया है और मैं अब इसमें आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ और मुझे अब अच्छी इनकम वहां से आ रही है, उसके बाद ही अगले को छोड़ो आप। तभी आई थिंक वो आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। बिना कुछ किए आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो जॉब छोड़ के, तो आई थिंक ये बहुत ही बुरा डिसीजन होगा। कुछ माइनस पॉइंट्स क्या हैं? क्या लैंग्वेज बहुत काम करती है इसमें? लैंग्वेज इन सेंस कि हाँ, ये हमारी फॉलोअर्स और ऑडियंस पे डिपेंड करता है।
अगर हम गोरखपुर में हैं तो यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदी भोजपुरी वाले हैं, तो उनको लेके हमें चलना पड़ेगा। तो गोरखपुर की ऑडियंस हमसे कितनी कनेक्ट कर रही है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हम अपनी आवाज मतलब अपनी बात पहुंचा सके, तो उनके भाषा में उनकी तरीके से उनको समझाना पड़ता है जरूरी। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जी। इन्फ्लुएंसर हैं, तो कितना मुश्किल होता है क्लाइंट को अट्रैक्ट करना कि वो आपको ही अप्रोच करें, क्योंकि उनके पास तो कई ऑप्शंस हैं। हाँ जी, आई थिंक ये पूरा डिपेंड करता है आपके काम पे, आप कितने ईमानदारी से और अच्छे से अपना काम कर रहे हो, किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो मार्केट में अपना काम, और अपने आप लोग आपको रीच आउट कर लेते हैं इस चीज में। मतलब अच्छे काम को आई गेस लोग रीच आउट कर ही लेते हैं। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हर जगह काम आती है, बट फिर भी अभी लोग एम्बिशियस हो गए हैं, तो ऐसे में क्या आपकी वो ऑनेस्टी भी है, जैसे अपने ऑडियंस के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, कि कोई चीज है जो आपको लगता है, अनन्या को लगता है कि नहीं जम नहीं रहा है, बट चलो ठीक है कर लेते हैं, या लगता है कि नहीं नहीं ठीक है तो फिर नहीं करते हैं? नहीं, ये चीज़ रखनी पड़ती है, ऑनेस्टी बिल्कुल रखनी पड़ती है, बिकॉज जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमें इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट बना हुआ है हम पे। हमने कितने साल से उनको ट्रस्ट बनाया हुआ है, और अगर हम ही ब्रेक कर देंगे तो फिर वो हमारे पास रहेंगे ही नहीं, वो तुरंत चले जाएंगे। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे कुछ हैं कि पॉइंट्स हैं, हम उसको कोई भी कोलैब करते हैं तो उस चीज़ को निगाह में रख के ही करते हैं कि हाँ इस चीज़ से हमारा लिमिट है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो इस वजह से वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। या अनन्या, जैसे कि लड़कियां हम फिगर कॉन्शियस बहुत होते हैं, और फूड ब्लॉगिंग, और वो भी लड़की है फूड ब्लॉगिंग में, तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ खाती हूँ ना, तो मैं तो बहुत फूडी हूँ, तो मैं खा तो लेती हूँ, बट अंदर की जो मनोरमा होती है ना, यार खा लिया। तो ये अनन्या भी फील करती है क्या ऐसा? Exactly, वो होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लिमिट लगा के चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है उस सब चीज़ों का। ऑब्वियसली अब हेल्थ, आप कुछ भी काम कर रहे हो बट हेल्थ तो आपकी प्रायोरिटी है ही, आपकी हेल्थ ही नहीं सही रहेगी तो आप काम कहाँ से कर पाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं गए हुए हैं शूट के लिए और इतना टेस्टी है कि लगता है यार खा ही लेते हैं। हाँ, उस टाइम पे तो खाना ही पड़ता है क्यों झूठ बोले, और मतलब हाँ अच्छा लगता है तो फिर पैक भी करा लेते हैं हम। नागेश्वर मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे। एनीवेज, अभी का जो यूथ है हम सभी सेम ही है, बट अब वो जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, दूर से तो सब कुछ बहुत चकाचौंध लगता है कि अरे कुछ ज्यादा नहीं है, यही तो करते हैं, तो उनको अभी क्या आप एक सजेशन क्या देना चाहेंगे कि किस तैयारी के साथ हुआ है इसमें? सजेशन यही देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो उस चीज को करते रहो, और साइड में इसको अभी लेके चलो फिलहाल। और अगर आप इस चीज में घुस रहे हो इन्फ्लुएंसर में, तो दिन का आई गेस 2 से 3 घंटा आपको इस पे देना है। स्टार्टिंग में आप इतना भी दे दो तो इनफ है, लेकिन हाँ बस यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज में लगे रहो, बीच में आप कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना, और टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ, ये चीज है। कंसिस्टेंट हो आप तो एग्जैक्टली टाइम, कंसिस्टेंसी पूरा गेम है। जैसे नागेश्वर भी हम बात कर रहे थे तो नेपाल की थाली की बात हो रही थी, वैसे हम पड़ोसी देश है और यार हम इंडियंस हैं, तो एक बार बात कर लेते हैं वहाँ की थाली के बारे में, मुझे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मुझे जानना था क्या होता है उनकी थाली में। नहीं बिल्कुल, वहाँ की थाली बिल्कुल हमारे थाली की तरह ही होती है, लेकिन उनके मतलब थाली में प्रोटीन की मात्रा भी होती है। जैसे हमारे थालियों में बस कार्ब्स और फैट मिलते हैं, फाइबर रहते हैं, प्रोटीन की कमी होती है हमारे थाली में। लेकिन वहाँ पे होता है नेपाल में कि अगर आप वेज थाली रहे हो तो आपको पनीर, मशरूम, ये सारी चीजें रहती हैं, और चिकन थाली रहेगी, नॉन वेज थाली तो उसमें आप चिकन ले सकते हो, और साथ में आपको उनका एक राइस होता है, ट्रेडिशनल राइस होता है, वो आपको मिलेगा, साग मिलता है, आलू की भुजिया मिलती है जो कि वो पतली पतली होती है एकदम फिंगर की तरह, वो बहुत अच्छी एकदम क्रिस्पी लगती है। काली दाल आपको मिलेगी, अचार मिलेंगे, अचार वहाँ के बहुत टेस्टी लगते हैं, हमें अचार बहुत प्यारे हैं। इवन वो लोग अचार उसका छिलके का अचार बना के दे देते हैं, लौकी के छिलके का, केले के छिलके का अचार इवन हमने खाया है वहाँ पे, तो वो तो बहुत ही अच्छा मतलब रहता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुनकर ही। मतलब हमारा मतलब वो फेवरेट है। नेपाल हम जब भी जाते हैं वो थाली कभी हम नहीं मिस करते हैं, खाना ही खाना है, लंच में या डिनर में कभी भी खाना ही खाना है, फेवरेट हमारे। नेपाल के साथ और बाहर के कितने शहरों में, देशों में भी आपने ट्रैवल किया है और कहाँ के जायके लिए हैं? देशों में तो अभी फिलहाल नेपाल का ही किया है और शहरों में बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आपका जयपुर हो गया, नैनीताल हो गया, इन सारी जगह पे हमने गए हुए हैं।
चेन्नई में भी मैं जा चुका हूँ, चेन्नई का भी फूड एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो ये सारी जगहों पे अभी गए हैं और प्लान है कि और एक्सप्लोर किया जाए इंडिया में। आई विश। और साथ ही जानना चाहूंगी कौन सा शहर सबसे ज्यादा फूडी है, सबसे अच्छा खाता है? बनारस। बनारस बहुत मतलब वहाँ पे आपको तरह तरह के जायके मिल जाएंगे और एक से एक खाना है। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मतलब हर गली में आपको अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम तो इतने मतलब 3-4 साल से जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी हमसे आप पूछोगे तो अभी हम खुद अभी अच्छे से नहीं पूरा एक्सप्लोर कर पाए हैं। वहाँ पे इतनी वैरायटियां हैं। मतलब बनारस की गलियां तो प्रसिद्ध थी ही, अभी सुन रही हूँ तो मुझे पता चला बनारस का स्वाद भी बहुत। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने सुना भी है, सभी कहते हैं कि बनारस विविधताओं का शहर है, सब कुछ है वहाँ, मोक्ष भी है, प्रेम भी है, अध्यात्म भी है, घाट है तो स्वाद भी खूब है। तो एक शब्दों में बनारस को क्या कहना चाहेंगे? बनारस मतलब आप जिस भी चीज के लिए जाओ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर शांति के लिए जा रहे हो, पीस ऑफ माइंड के लिए जा रहे हो तो वो भी मिलेगा। आप खाने के लिए जा रहे हो तो वो भी मिलेगा। आप घूमने के लिए बस जा रहे हो कि बस मुझे जगह एक्सप्लोर करना है, गलियों में जाओ, घूमो, इतनी चीजें हैं। मतलब हर जिस भी चीज के लिए जाओ आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। क्या बात है, यानी स्वयंभू है, महादेव का शहर है बनारस। बिल्कुल। तो एक बार कह लेते हैं हर हर महादेव। आगे के प्लान्स क्या है? आगे के प्लान्स यही है कि जैसे अभी तक जिस तरह से हम आगे बढ़ते आए हैं और अभी तक तो जैसे हमने इंस्टा पे ही बहुत ज्यादा हमने फोकस किया था। यूट्यूब हमने अब लाइक स्टार्ट किया है अब अच्छे से करना उसको। तो यूट्यूब पे भी अब हम लोग लॉन्ग व्लॉग्स वगैरह शॉर्ट्स बना के डालते रहते हैं। तो वही है कि अब और यूट्यूब को भी और अच्छे से ग्रो करना है, प्लस इंस्टा और फेसबुक को सब जैसे जिस तरह से ग्रो हो रहा है और अच्छे से करना है। अभी जैसे नागेश्वर ने कहा कि दिखने में लगता है कि ये एक शॉर्ट्स एक वीडियो नहीं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि सारा कुछ कर लिया और फिर लास्ट में खुद को ही लगता है कि नहीं यार सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसको फिर से करते हैं? नहीं, बिल्कुल ये चीज तो होती है हमारे साथ और इम्प्रोवाइज हम करते रहते हैं वीडियोस में, इसीलिए मतलब टाइम भी लगता है सारी चीज़ों में और इम्प्रोवाइज करना भी ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को अच्छा से अच्छा हम वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें तो टाइम जाता ही है हमारा उस चीज़ से। गोरखपुर के लोग कितने फूडी हैं, कितना अच्छा मार्केट है गोरखपुर का फूड का मार्केट अब ग्रो कर रहा है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे, आप जेएसआर गार्डन हो गया, उसके बाद नौका स्ट्रीट फूड वाला एरिया हो गया, लैंडमार्क हो गया, बहुत अच्छा मार्केट ग्रो कर रहा है फूड का। चटोरी गली हो गई हमारी अब जो रिनोवेट हुई है और मतलब शाम के टाइम तो हर जगह भीड़ रहती है। तो देख के समझ में आता है कि गोरखपुर के लोग बहुत अच्छा फूडी हैं। लास्ट जानना चाहूंगी, जैसे मैंने पूछा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, लेकिन जब अपने शहर के लिए कुछ करने की बात आएगी तो उस कर्ज को आप किस तरह से उतारना चाहेंगे? क्योंकि गोरखपुर ने जमीन दी है, गोरखपुर ने आसमान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे जो हमारा कंटेंट क्रिएशन तो चल रहा है उसमें तो हम कोशिश करते ही हैं जितना अच्छा हो सके उतना गोरखपुर को हम दिखा सके। बट उसके अलावा मेरा और इसका हम दोनों लोग का एक लाइक फ्यूचर प्लान रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सके। बिकॉज हम भी अपने आसपास बहुत से लोग को देखते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, लाइक औरतें हैं जो घर में हैं, वो चाहती भी हैं करना लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं मिल पाती हैं। या फिर बहुत से लोग हैं, ना सिर्फ औरतें, आदमी भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो उनके लिए कुछ हम ऐसा कुछ कर पाए, कुछ ऐसा कुछ तो करें कि ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए ज्यादा से ज्यादा। तो यही है। बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी अनन्या नागेश्वर यहाँ आने के लिए, इतनी चटपटी और स्पाइसी बातें करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ फूड्स ऑफ जिला गोरखपुर के नागेश्वर और अनन्या। इसी तरह किसी और महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी, फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते हो, सुनते रहे लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।